दोस्तों पता है आपको कि मैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स क्यों लेता हूं? तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप ईवी ही क्यों चलाते हो। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं ईवी क्यों चलाता हूं। पहले तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो एक नेक्स्ट लेवल की है। जैसे आप जो कंबशन इंजन है डीजल पेट्रोल, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो और अगर आपने ईवी यूज़ की तो आपको पता होगा कंबशन इंजन में सबसे बड़ा क्लेम कौन करता है? मर्सिडीज करता है, जर्मन गाड़ियां करती है और सारी ऑडी वगैरह क्या क्लेम करती है कि हमारा इंजन सबसे स्मूथ है। BMW क्लेम करता है हमारा इंजन बहुत स्मूथ है, आप ड्राइव करने में अच्छा लगेगा। और ये सारी कंबशन गाड़ियां जो है करोड़ों में बिकती है सिर्फ एक ही क्लेम पे कि भाई हमारा इंजन जो है वो वाइब्रेट कम करता है, हमारा इंजन नॉइज कम करता है और हमारा इंजन सबसे ज़्यादा स्मूथ है। अगर मैं आपको बताऊं कि इंजन ही निकाल दूं तो दोस्तों यही बात है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में इंजन ही नहीं होता है तो स्मूथनेस, वाइब्रेशन, नॉइज लेवल, आप सोचो नेक्स्ट लेवल साइलेंस, नेक्स्ट लेवल स्मूथनेस और आपको जो पिकअप मिलता है नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल गाड़ी जब मैंने पहली बार चलाई तो मुझे लगा ये क्या खिलौना हाथ में आ गया, जैसे बच्चों की गाड़ी चलाते हैं ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं वो चलाता गया मुझे जो एक्सपीरियंस और थ्रिल महसूस हुआ, क्योंकि इसका जो पिकअप और थ्रॉटल होता है वो करंट है। करंट जैसे आप इसके लीवर दबाते हो तुरंत करंट दौड़ता है और कंबशन इंजन में जैसे आप लीवर का तो टक 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 करके धीरे धीरे पिकअप करता है। अब जैसे मैं अपनी ये गाड़ी बताता हूँ ईवी जो MG9 जैसी हैवी गाड़ी, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ टोयोटा वेलफायर से या इवन इनोवा से या फॉर्च्यूनर से भी, चैलेंज ले लो दोस्तों, इसके जैसा पिकअप वो नहीं ला सकती है। और वहाँ पे आप जैसे लीवर मारते हो जितनी हैवी गाड़ी उतना आपको लगेगा जोर, आपको लगेगा कि जोर मार रही है गाड़ी, और इसमें बिल्कुल नहीं लगेगा आपको, जैसे ही आपने मारा शूट करके गाड़ी गई। तो एक नेक्स्ट लेवल का जो है इसमें ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। और एक बार रोड पे चली गई फिर ना तो आपको कोई आवाज़ आएगी ना आपको कोई वाइब्रेशन फील होगा। तो ये जो एक्सपीरियंस है आपको लेना चाहिए। और ये जैसे कंबशन इंजन में जैसे ही आप बढ़ाओगे डू आवाज़ ज़्यादा होगी कम होगी, यहाँ पे कोई आवाज़ ज़्यादा कम नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, स्मूथ गाड़ी जो है वो चल रही है रोड पे। और ये टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक गाड़ी के साथ आप ईवी गाड़ी में फील कर सकते हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इज द थ्रिल ऑफ ड्राइविंग एन ईवी। इट्स अ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। ऑयल इंडस्ट्री करोड़ों का धंधा है, करोड़ों का नहीं दोस्तों अरबों का धंधा है, इसलिए आप हर जगह सोशल मीडिया में सब जगह देखोगे इसके माइनस पॉइंट्स, ईवी में ये होता है, ईवी में वो होता है। मैं आपको बताऊं ये कोना गाड़ी मेरी 1.5 साल पुरानी है, ये मेरी जो है 2.5 साल पुरानी गाड़ी है सिट्रॉन ईवी, और ये अभी मेरी 6 मंथ्स ओल्ड है MG9। तो दोस्तों अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो एक्सपीरियंस ये रहा है तीनों गाड़ी में। और मैं ये हालांकि नई गाड़ी है, ये पुरानी गाड़ी है, लेकिन मुझे इस गाड़ी के अंदर या मेरी जो 2.5 साल 3 साल पुरानी गाड़ी भी है उसमें मुझे पहले साल तो मेंटेनेंस फ्री कंपनी देती है, उसके बाद मेंटेनेंस का मुझे कोई खर्चा ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पार्ट्स इतने है ही नहीं कि आपको कोई खर्चा लगेगा। तो ना तो इसमें ऑयल है ना इसमें कोई और चीज़ है, तो इसमें कोई ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो एयर कंडीशन का फिल्टर चेंज करना होता है। रफ्तार भी क्लीन है, सफ़र भी ग्रीन है, ये नए जनरेशन की मशीन है दोस्तों। ईवी जो है वो नया जनरेशन है और लोग फ्यूचर इसका है। आप देखोगे, आप सुन लो, लिख लो कि अगले 10 साल में आपको कंबशन इंजन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। या तो सरकार इसमें स्टेप्स लेगी और नहीं लेगी तो भी आप समझ लो कि अभी अपने देश का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो है वो है ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो अपने देश पे सबसे ज़्यादा बोझ करता है। तो आप पोल्यूशन भूल जाओ, पोल्यूशन के अलावा आपके देश का जो GDP, आपके देश की इकोनॉमी को ये हिट कर रहा है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप ईवी अपनाएं, ताकि ईवी जो है इसमें आपके देश का इम्पोर्ट बचता है। ये भी एक कारण था दोस्तों। भले पोल्यूशन भी मेरे लिए तो कारण है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कारण नहीं है, वो भी मेरे लिए बड़ा कारण है, क्योंकि प्लानेट के लिए मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं तो इससे कुछ अच्छा नहीं है। और मेरे देश के लिए अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं तो वो भी अच्छी बात है। तो आप देश में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो क्योंकि आप ऑयल इंपोर्ट कम कर रहे हो इसके लिए। और अभी जैसे अब युद्ध चल रहा है तो और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेगी। लोग कंपेयर करते हैं प्राइजेस में, तो ईवी का जो प्राइजेस है वो इकोनॉमिकल तो है ही। मैंने तो घर में सोलार लगाया है
तो मुझे और इकोनॉमिकल होता है। लेकिन आप ये नहीं कहते हो कि पेट्रोल के आज के प्राइसेस आप कंपेयर मत करो, आज के 5 साल के बाद, 7 साल के बाद या 10 साल के बाद जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो आपको पता है कितने होने वाले हैं, तो उससे आप कंपेयर करो। तो ईवी का जो है आप ऐसे देखोगे तो आपको ये नॉट ओनली इकोनॉमिकल पड़ेगी, लेकिन इकोनॉमी के साथ नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जनरेशन पिकअप है। जैसे मैं सीएनजी की बात करूं, लोग इकोनॉमिकल के लिए सीएनजी जाते हैं, लेकिन सीएनजी में आपका इंजन दबता है, आपका इंजन जल्दी खराब हो जाता है, और सीएनजी गाड़ी चलाने का जो एक्सपीरियंस होता है वो पेट्रोल और डीजल से कम होता है। तब ईवी में उल्टा है, आपको इकोनॉमी उससे भी ज़्यादा मिलती है और उसके चलाने का एक्सपीरियंस उससे भी बढ़िया मिलता है। खामोशी में रफ्तार बोलती है, इलेक्ट्रिक ड्राइव अपनी कहानी खुद लिखती है। तो मेरी सबसे पहली गाड़ी थी सिट्रोन, और सिट्रोन के बारे में मैं ये कहूँगा कि इसका जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इसकी मैक्सिमम स्पीड 160 से ज़्यादा नहीं जाती है। तो मैंने ये बच्चों के लिए रखी है, बच्चों के स्कूल के लिए वगैरह के लिए। तो आप निश्चिंत रह सकते हो कि भाई इसकी जो स्पीड है वो ओवर स्पीडिंग इतनी नहीं होगी, 160 इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है। दूसरा, इसका सस्पेंशन अच्छा है, इसका इंटीरियर में स्पेस ज़्यादा है। तो सिट्रोन के जो है ये प्लस पॉइंट्स है। इसका स्क्रीन बड़ा है और इसके साथ साथ ये आपके मोबाइल से कनेक्ट भी होता है, तो आप देख भी सकते हो कहाँ गाड़ी है, कहाँ पे गई है, तो ये सारी चीज़ें आप मोबाइल से ट्रैक कर सकते हो। हाँ, और सारे एडवांस फीचर्स जो है वो इसमें नहीं है। ये आपको 230 की रेंज देती है सिंगल चार्जिंग पे। तो दोस्तों, अगर आपको कंफर्टेबल ड्राइव चाहिए, गुड सस्पेंशन चाहिए, अच्छा इंटीरियर चाहिए, और ये मुझे पड़ी थी 13 लाख में। उस टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ 3 साल पहले की बात है, 2.5-3 साल पहले की। और अब मैं आपको मेरी दूसरी गाड़ी जो सेकंड नंबर की है, जो मेरी 1.5-2 साल हुआ है, वो है कोना। तो कोना तो अब हालांकि मार्केट में हुंडई ने बंद कर दी है। ये पूरी जो यूनिट है वो कोरिया से आती थी। तो ये जो गाड़ी है ये मैंने इसीलिए ली कि मैंने सारी टेस्ट ड्राइव की थी, नेक्सॉन वगैरह सारी, लेकिन मैंने जो ड्राइविंग प्लेजर महसूस किया वो मैंने इसमें महसूस किया। तो इसका जो ड्राइविंग का एर्गोनॉमिक्स है, इसमें 10 वे सीट एडजस्टमेंट था, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स था, उसके अलावा जो स्टीयरिंग और जो साइड में जगह है वो सबसे अलग है। ड्राइविंग प्लेजर एक नेक्स्ट लेवल का है। तो दोस्तों, ये जो थी कोना, इसमें अगेन ये स्पीड में बहुत चलती है। इट इज़ लाइक रेसिंग कार, 140-150 तो इजीली पकड़ लेती है और वेरी स्मूथ है, फिर भी कोई वाइब्रेशन नहीं रहता है। तो ये गाड़ी जो हुंडई की कोना है, इसमें मैंने बहुत रफ ऑफ रोडिंग भी किया हुआ है, बहुत रफ यूज़ किया है। और लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि पानी में, तो हाँ दोस्तों, इसको मैंने पानी में भी चलाया, यहाँ तक पानी था वहाँ भी मैंने इसको चलाया है, कुछ नहीं हुआ इसको। तो दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस जो कोना के साथ रहा है, ये टफ़ रही है गाड़ी बहुत। इसका जो है बॉडी भी टफ़ है, और इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस, हालांकि इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें जो मोबाइल से कनेक्ट होने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि ये पुरानी गाड़ी थी हुंडई की, इसलिए वो नहीं है। और ये जो है आपको एक चार्जिंग में मुझे 325 की रेंज देती है। साइलेंट है, स्मार्ट है और इको का स्टाइल है। ईवी गाड़ी चलाना नया लाइफस्टाइल है। तो दोस्तों, ये है मेरी 6 महीने पुरानी M9, और ये गाड़ी जो है काफ़ी हैवी है, सबसे ज़्यादा 90 वोट की बैटरी भी इसमें है। ये रेंज देती है 430 की रेंज देती है सिंगल चार्जिंग में। और ये गाड़ी के अंदर सारे एडवांस फीचर्स है जो मैं आपको बता रहा था। ईवी में आपको जो ईवी में एडवांस फीचर्स मिलेंगे, खास करके जो महिंद्रा ने भी जो नई गाड़ी निकाली है उसमें भी जो एडवांस फीचर्स दिए हैं, वो एडवांस फीचर्स आपको कंबशन इंजन की महंगे में महंगी गाड़ी में भी नहीं मिलेंगे। इस तरह से इनोवेटिव फीचर्स जो है ईवी गाड़ीज में है, मौजूद है। तो ये जो है ईवी का जो प्लेजर है वो एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। और MG M9 का अगर आपको डिटेल रिव्यू देखना है तो आप मेरी चैनल ब्राउज कर सकते हो, मैंने इसके ऊपर बहुत ही डिटेल रिव्यू दिया हुआ है। सो दोस्तों, आप अभी गाड़ी के अंदर है तो आप देखिए कि आपको बिल्कुल नो वाइब्रेशन, नो नॉइज एक्सेप्ट द नॉइज ऑफ द रोड एंड द ट्रैफिक, व्हाटएवर जो आता है। उसके अलावा आपको गाड़ी का कोई नॉइज़ नहीं आएगा, ना आपको फील आएगा कोई वाइब्रेशन, क्योंकि ऑब्वियस है इंजन नहीं है। तो कंबशन इंजन की तरह इसमें एनर्जी का वेस्टेज भी नहीं है कि भाई एनर्जी यूज़ हुई बाकी की एग्जॉस्ट में निकल गई। जो भी इलेक्ट्रिक है वो 100% यूटिलाइज होती है। अब लोग कहते हैं कि भाई ये महंगी पड़ती है या सस्ती पड़ती है,
तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में रेंज निकालना, जैसे आप में एवरेज होता है वैसे इसमें होता है रेंज निकालने की टेक्निक होती है जो डिफरेंट है कंबशन इंजन, जो डीजल पेट्रोल या जो आपका सीएनजी है उससे, क्योंकि वहाँ पे भी है टेक्निक, ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी टेक्निक है एवरेज बढ़ाने की, लेकिन उसमें जितना असर नहीं होता है उतना असर ईवी गाड़ियों में रहता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही डिफरेंशियल रेंज हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं ये टेक्निक क्या है। अगर हाईवे में आप स्पीड में चला रहे हो तो आप जितनी स्पीड में चलाओगे, ये गाड़ी में 150 की स्पीड में चलती है, तो आप सोचो 150 170 तक ये जाती है आराम से, कोई आपको पता ही नहीं चलेगा। पहले तो ईवी गाड़ी में आपको देखना पड़ेगा स्पीड कितनी है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन सी स्पीड में जा रही है। वो एक प्लस गिनो या माइनस गिनो, क्योंकि आपको पेट्रोल इंजन में, डीजल में पता चल जाएगा गाड़ी के वाइब्रेशन और वो सबसे कि भाई गाड़ी बहुत तेज चल रही है। इसमें आपको वो भी नहीं पता चलेगा, आपको स्पीडोमीटर देखना पड़ेगा। लेकिन ये जैसे ही आप स्पीड में चलाओगे आपकी रेंज बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसके मैक्सिमम मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप हाईवे चला रहे हो 70 रेंज रखो, आइडियल है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 80 तक जाओ, बाकी रेंज अगर आपको पकड़नी है तो। और इसका जो टेक्निक है कि आप लीवर धीरे से दो, और इसको जब भी आपने देखा कोई हर्डल या कोई बम्पर आ रहा है तो उसको लीवर आप छोड़ दो, उसको धीरे से आगे जाने दो, ताकि वो जो रीजनरेशन का फीचर होता है वो भी काम करेगा और आपको बैटरी रिचार्ज होगी, रीजनरेट होगी। उसके लेवल्स दिए गए होते हैं हर गाड़ी में, वो आपके ऊपर है, डिपेंडिंग ऑन आप कैसा लेवल रखना चाहते हो। सिटी ट्रैफिक में तो देखिए आपने 3 लेवल पे रखा तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम ही हो गया। तो ये भी एक ईवी का जो ड्राइविंग का अनुभव है वो अलग ही है, क्योंकि आपको बार बार ब्रेक अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप लीवर छोड़ोगे ऑटोमेटिक स्लो ब्रेकिंग लग जाएगा। लेवल 3 पे आप रखोगे तो सिटी के लिए बहुत कंफर्टेबल रहता है, प्लस उसमें बैटरी रीजनरेट होती है। तो वापस आते हैं कि ईवी कैसे चलाया जाए रेंज ज़्यादा लेने के लिए। तो आपको जो इसकी आइडियल स्पीड हाईवे में मैंने बताया वो आपको रखनी है, और 70 आप समझो। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लीवर धीरे से देना है, धीरे से उसको, मतलब पिकअप तो इसका होता ही है, धीरे से दोगे तो भी आपको पेट्रोल डीजल से ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन वो धीरे से उसको आगे बढ़ाना है। और जैसे ही आपको लगता है उसको छोड़ देना है धीरे धीरे जाके, मतलब दूर से ही, आपको ऐसा नहीं कि एकदम नज़दीक जाके आपको वो ब्रेक मारना है। बम्पर देखा तो आप बम्पर तक जाओ फिर वहाँ ब्रेक मारो, ऐसा मत करो। वहाँ बम्पर देखा यहाँ ही लीवर छोड़ दो, धीरे से बम्पर तक जाने दो उसको, और उसको बम्पर को क्रॉस करने दो। तो ये जो छोटी छोटी ये टेक्निक्स है ये रेंज बढ़ाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। जैसे आपने डीजल पेट्रोल में आपका जो ये चीज़ एवरेज बढ़ाती है, लेकिन उसमें शायद आपका 1-2 एवरेज बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे ईवी में रेंज बहुत ज़्यादा डिफरेंशियली बढ़ जाती है इन सब चीज़ों से। इसके अलावा मैं आपको ईवी में ये बताऊं कि आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारी इंजन्स में वो आवाज़ देते हैं आर्टिफिशियल, वो रख सकते हो, या तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप आ रहे हो। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि भाई सामने वाले को आप एज्यूम मत कर लेना, जैसे आप पेट्रोल डीजल में एज्यूम करते हो कि भाई वो देख ही रहा है आपको, उसको पता ही है कि आप आ रहे हो। तो यहाँ ऐसा नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हॉर्न बजाना पड़ेगा जहाँ पे भी आपको लगे सामने वाले को पता चले। और ये ईवी की रेंज और ज़्यादा बढ़ानी है तो आपको एसी में ऑटो मोड में रखना है एसी को, ये हमेशा याद रखिए। अगर आपने एयर कंडीशन कर दिया, हमेशा 24 आइडियल टेम्परेचर रहता है, और पेट्रोल डीजल में भी एसी का जो है एवरेज में फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ईवी में फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। तो आपको 24 आइडियल टेम्परेचर है, लेकिन ऑटो मोड में रखना है, ये हमेशा याद रखिएगा। ऑटो मोड में जैसे आप एसी रखोगे, आपका ब्लोअर जो है वो भी ईवी रेंज को बहुत अफेक्ट करता है। तो अगर आपने ब्लोअर बंद कर दिया तो भी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये अगर 430 की है, अगर मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ तो मैं 575 तक इसको, यही गाड़ी में मैं ये सारी चीज़ों से 575 तक की रेंज निकाली है मैंने। और हर गाड़ी की, मतलब आप समझो रेंज, डिपेंडिंग ऑन द रेंज आप काफ़ी रेंज निकाल सकते हो। तो आपको ये सारी चीज़ें, जैसे आपका जो है स्लोइंग, आपका स्पीडिंग, आपका ब्रेकिंग, और फिर आपका जो एयर कंडीशन है वो ऑटो मोड में रखना, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाकी आप टेप है, लाइट्स आप लगा रहे हो, उससे ज़्यादा बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है। ड्राइविंग स्टाइल से बहुत फ़र्क पड़ता है, ऑब्वियसली है,
तो जो मैंने आपको बता दिया, जो ड्राइविंग स्टाइल आपको चलानी है, और एयर कंडीशनर और ब्लोअर से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और एसी फिल्टर तो देखिए आप रेगुलर आप साफ़ कराते ही होंगे। और ये सारी चीज़ें आपको जो है वो ध्यान रखनी है अपनी ईवी में। इसके अलावा ईवी में कोई मेंटेनेंस नहीं है, इसमें कोई ऐसे ज़्यादा पार्ट्स है नहीं कि आपको ज़्यादा मेंटेनेंस भी आए, तो आपका मेंटेनेंस का भी कोई ऐसा कॉस्ट नहीं है। इसका मेन कॉस्ट होता है जो है आपकी बैटरी, ठीक है। तो बैटरी में भी लोगों को ये कहना है कि भाई बैटरी पानी में गई, ये गई। तो देखिए इसमें 15 साल की लाइफ टाइम, आज शायद हर कंपनी 15 साल लाइफ टाइम वारंटी देती है। लाइफ टाइम मतलब 15 साल होता है मेरे हिसाब से, शायद आपको ज़्यादा पता है तो कमेंट दे दीजिए। तो लाइफ टाइम वारंटी बैटरी की होती है। लेकिन हाँ, अगर आपने पानी में डाला या कहीं और आर्टिफिशियल रीज़न से कोई बैटरी को नुकसान हुआ तो आपको इंश्योरेंस में क्लेम करना पड़ेगा, तो वो वारंटी गारंटी में नहीं आएगा। लेकिन बाकी अगर नेचुरली कुछ भी हुआ इतने लाइफ टाइम में, तो ईवी का रिप्लेसमेंट हो जाता है बैटरी का विदाउट एनी कॉस्ट। और आर्टिफिशियली कुछ होता है विदाउट नेचुरल रीज़न, मतलब इसके डिफेक्ट के बगैर बाहरी रीज़न से, तो आपको इंश्योरेंस में जाना पड़ता है। जैसे इसका शायद ईवी जो MG M9 है, इसका कॉस्ट बोलते हैं 70 लाख और ऑन रोड थोड़ा 80 लाख पड़ता होगा, लेकिन इसका 50 लाख 40 to 50 लाख सिर्फ बैटरी का है। ऐसा बोलते हैं कॉस्ट इसका बैटरी का है। तो आप सोच लो कि बैटरी क्या चीज़ है ईवी के लिए। तो मेन बैटरी ही है और कुछ नहीं है। चार्जर की बात करते हैं तो आप जो घर में चार्जर इंस्टॉल करते हो उसमें भी 2 प्रकार के आते हैं। एक तो आपको इंस्टॉल करना है चार्जर, और दूसरा आपको करना है कि आप एक प्लग एंड प्ले चार्जर है, और एक चार्जर आता है वॉल माउंटेड। तो प्लग एंड प्ले का फ़ायदा ये है कि आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको थोड़े घंटे ज़्यादा लगते हैं और उसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है। और वॉल माउंटेड जो रहता है उसका फ़ायदा ये है कि वो सेफ़ भी ज़्यादा है और उसमें जल्दी चार्जिंग हो जाएगा। तो वॉल माउंटेड चार्जर प्रेफरेबल है। उसके अलावा आप बाहर चार्जिंग कराते हो, जब आप बाहर जाते हो आपको हर जगह अभी चार्जर मिलते हैं, लेकिन मैं सरकार से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पेट्रोलियम कंपनीज है, जैसे अपनी जो भी इंडियन ऑयल है, BP है, ये वगैरह है, जहाँ पे नो डाउट चार्जर तो होते हैं पर वही ज़्यादातर आप देखोगे कि वही चार्जर चलते नहीं है। बाकी जो चार्जर्स है वो प्राइवेट टाटा अदानी उनके चलते हैं, तो ये चार्जर्स नहीं चलते। और वहाँ जाके हम जब पूछते हैं तो वो लोग नेगेटिव बोलना चालू कर देते हैं। तो शायद ये स्टाफ इनसिक्योर फील कर रहा है जो पेट्रोलियम कंपनीज का है, और वो शायद ट्रेंड भी नहीं है और उनको फ्यूचर भी नहीं दिख रहा है कि भाई ये ईवी आ जाएगा तो हमारा क्या होने वाला है, हमको रखेंगे नहीं रखेंगे। तो इसके वजह से वो तुरंत ही जो भी ईवी गाड़ी आती है चार्जिंग नहीं होता है, हम पूछते भैया क्या है इसमें, आप ज़रा हेल्प कीजिए, तो बोले नहीं ईवी ऐसा ही है, ईवी बकवास है, ऐसा ही होता रहता है, वैसा ही होता रहता है। तो ऐसी सिचुएशंस हो जाती है, जबकि हालांकि उनके जो चार्जेस है वो कम है। जो आप बाकी सारे जियो है, अदानी है, ये सारे से कम चार्जेस यूनिट, ये इनके 22 रुपये तो इनके 18 रुपये, तो चार्जेस भी कम है। फिर लोग हम प्रीफर भी करेंगे, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हमने गूगल में सर्च किया और वहाँ गए तो आप समझो कि ज़्यादा ही 70% से ज़्यादा चांस ये है कि वो बंद ही होगी। और अगर हम वहाँ गए और पूछा कि भैया क्यों बंद है, क्या है, तो बस ये मैंने जैसे बताया वो रिस्पॉन्स होता है। जबकि प्राइवेट जो चार्जर्स है उसमें ये चीज़ नहीं है, वरना चार्जर्स आपको हर जगह मिलेंगे। चार्जर्स तो है ही है हर जगह। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि भाई उनका रनिंग, जैसे आपने मेरी रेंज ख़त्म होने आई है, मैंने प्लान कर दिया, देखा गूगल मैप में कि भाई 100 किलोमीटर या 70 किलोमीटर बाकी है, मैं वहाँ जाके चार्ज करूँगा, वहाँ जाके देखा वहाँ बंद है, तो मेरा तो पूरा प्लानिंग बिगड़ जाता है। तो जैसे ये MG है तो उन्होंने तो एक एप्लीकेशन भी दी हुई है जहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड सारे जो चार्जर्स, सारी कंपनी के चार्जर्स दिख जाएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक कंपनी का, वरना सारी कंपनियों के खुद के एप्लीकेशन होते हैं, वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं, उसमें जाके देखने पड़ते हैं। तो ये है कि अभी सारी कंपनियों ने ये देना भी चालू कर दिया है। और गूगल मैप में आपको, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गूगल मैप में भी अब नया फीचर आ गया है कि EV चार्जिंग स्टेशन का, जो अभी इंडिया में नहीं आया है, US में चालू हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि इंडिया में भी थोड़े महीनों में आ जाएगा। गूगल मैप्स में भी आप देख पाओगे EV चार्जिंग स्टेशन। आप
वहाँ पे पिन पॉइंट कर दोगे, आपको वहाँ गूगल मैप में ईवी चार्जिंग स्टेशन दिख जाएगा। सरकार भी इसके ऊपर काफ़ी मतलब सब्सिडी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च रही है। तो फ्यूचर आप समझ लीजिए, फ्यूचर ईवी का ही है। अगर आप अभी भी पेट्रोल डीजल में हो तो आप समझ लो आज नहीं तो कल आप आउटडेटेड होने वाले हो। लेटेस्ट न्यूज़ है, दिल्ली में 2 व्हीलर्स जो पेट्रोल की है उनको बैन करने की, एलपीजी सीएनजी वाली बैन करने की बात हो रही है, और धीरे धीरे 4 व्हीलर भी बैन होने वाली है, और यही फ्यूचर होने वाला है। तो आप फ्यूचर को जितना जल्दी अडॉप्ट करो वो आपके लिए अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि ये है फ्यूचरिस्टिक और अच्छा भी है, सब तरह से अच्छा है। इसकी नेगेटिव बातें जो लोग फैलाते हैं, जैसे पहले व्हाट्सएप आया, फेसबुक आया, मोबाइल आया, हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे नेगेटिव चीज़ें आती गई, लेकिन एडॉप्शन धीरे धीरे हो गया। इसी तरह इसमें धीरे धीरे आप देखोगे फिगर, सेल्स भी बढ़ रहा है, एडॉप्शन भी हो रहा है। तो आप जितना जल्दी इसको अडॉप्ट कर लोगे वो आपके लिए अच्छा है। और मैं तो ये जानता हूँ कि कुछ साल पहले हमने जब ईवी 2 व्हीलर लिया था तब ऐसी सिचुएशन थी कि हमको वो ईवी 2 व्हीलर जो है वो भंगार में देना पड़ा था, क्योंकि ना उसका प्रॉपर यूज़ हो रहा था, ना उसके पार्ट्स मिल रहे थे। लेकिन आज जब जाते हैं तो ईवी में वेटिंग चल रहा है 2 व्हीलर्स में, और ये सिचुएशन है। तो मतलब यही है कि भाई आप एडॉप्शन का टाइम आ चुका है ईवी का। और ईवी में अगर आपने प्रॉपरली गाड़ी जो चलाई तो आपको रेंज भी अच्छी मिलेगी, और आपको जो ईवी चलाने का एक्सपीरियंस है वो अनपैरेलल है। वो एक्सपीरियंस आप एक बार ईवी खुद चला के देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। कंपेयर टू ट्रेडिशनल जो व्हीकल्स है उससे आपको ये व्हीकल जो है वो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देगी ही देगी। तो दोस्तों, और ऐसी जानकारी के लिए आप बने रहिए। मैं आपको मेरे जो ओनरशिप एक्सपीरियंस आप भी अपने कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं और अपना जो है साझा कर सकते हैं ज्ञान, और आपको हम ऐसी इंफॉर्मेशंस जो है लेटेस्ट अपडेट और एक्सपीरियंसेस टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं दोस्तों, मिलते रहेंगे। आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।